कि आप लोग कोशिश करके मेरे बच्चे को जहाँ से भी जैसे भी हो जिस तरह से हमसे मिला दें। हम बहुत तड़प रहे हैं अपने बच्चे के लिए। घर में एक मातम का माहौल है हर वक्त, क्या बताएं। बहुत ही परेशान हूँ। मेरी माँ परेशान है, हम लोग कितने, पूरा घर गमगीन है। कोई किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है। बस यही दुआ है कि हमारा भाई सकुशल वापस आ जाए। मैं अपनी सरकार से यही दुआ करती हूँ। संगम नदी प्रयागराज से बड़ी और दुखद खबर आ रही है, जहां पर एक 30 वर्षीय लड़के को, जिसका नाम जिया है, उसको विदेश में बंधक बनाए जाने की बात है। हम प्रयागराज के दरियाबाद इलाके में हैं और दरियाबाद में ये जो परिवार है वो पूरी तरीके से परेशान है, हलाकान है। इस वक्त चारों तरफ से जो परेशानियां हैं इस परिवार के ऊपर टूट पड़ी है। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि जो 30 साल का जिया है, ये दुबई में जॉब करता था, बैंक में काम करता था। उसके बाद उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है बैंकॉक में जाकर काम करने की, जहां से वो एक चाइनीज कंपनी थी जो बैंकॉक उसको ऑफर दे रही थी, अच्छे पैसे, सारी चीजें थी जिसके तहत वो बैंकॉक पहुंचता है। और बैंकॉक पहुंचने के बाद उसके साथ कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिसके बाद लगातार अब परिवार वालों के पास फोन आ रहे हैं कि 22 लाख रुपए की वो फिरौती दें, जो ऑनलाइन दें, डॉलर में वो पैसे मांग रहे हैं। अब ऐसे में ये परिवार क्या करे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर बात करें तो लगातार सरकार तमाम तरह के कवायद करती है। इससे पहले भी जो तमाम ऐसे लोग थे उनको बचाने के लिए भारत सरकार की जो भूमिका थी वो अहम थी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अब प्रयागराज में जब इस 30 साल के जिया की बात आई है, परिवार परेशान हो। सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो संबंधित थाना है, ये परिवार इतना परेशान है, इतना टूट चुका है, माँ बाप का रो रो के बुरा हाल है। ऐसे में अब अगर प्रशासन साथ नहीं देगा तो ये परिवार आखिर करेगा क्या? इसके पास विकल्प क्या होगा, रास्ते क्या होंगे? इन सब चीजों को जानने के लिए हम आज प्रयागराज के दरियाबाद में हैं। ये परिवार हमारे साथ में है, उनकी बहन कनीज जी हमारे साथ है। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पूरा वाकया हुआ है वो कैसे हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या रही है, अब जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। कनीज जी से बात करते हैं। कनीज जी, ये बताइए, आपके भाई के साथ ऐसा वो शुरू से बताइए, क्या मामला था, ये कैसे हुआ, मतलब वो कैसे दुबई गए, उसके बाद क्या हुआ, सारी बातें बताइए। शुरू से बताना ये कि दुबई तो वो मतलब गया था अपने, उससे वहाँ पे वो 2 साल उसने अच्छे से जॉब किया। 2 साल बाद आया भी वो इंडिया, 2023 में आया यहाँ पे मार्च में, 2 महीने रहा है। उसके बाद फिर वो यहाँ से गया तो उसने वहाँ पे जॉब करी, कुछ दिन सही रहा। उसके बाद इसकी वहाँ से जॉब छूट गई। तो वो जब छूटी तो फिर इसने किसी बैंक में जॉब करी। वो बैंक था CDB करके, उस बैंक में भी जॉब करी, लेकिन इसको वहाँ भी पूरा पैसे नहीं दे रहे थे। वो कंपनी भी जो है बोल रही थी कि ये पूरा पैसा नहीं, जो जितने में कहा था उतना पैसा नहीं दिया, तो इसने वहाँ जॉब छोड़ दी। फिर ये इंटरव्यू देने लगा। जब इंटरव्यू देने लगा तो इसको अब इंटरव्यू देते देते कहीं कामयाबी मिल रही थी, कहीं नहीं, कहीं पैकेज अच्छा था, कहीं नहीं। इस तरह से इसको अल्लाह जाने कब चाइनीज़ कंपनी ने हायर कर लिया वहाँ से, और इसने कुछ घर में नहीं बताया। इसने डायरेक्ट 10 जुलाई को मुझे कॉल किया कि मैं जो है जा रहा हूँ वहाँ पे बैंकॉक, वहाँ पे चाइनीज़ कंपनी ने मुझे बुलाया और पैकेज बहुत अच्छा दे रही है और रहना खाना फ्री सब दे रही है। 10 तारीख की, 10 जुलाई की बात है। तो रात में ये हैदराबाद एयरपोर्ट आ गया। बात करने के आधा घंटे बाद निकला और उसी रात जो है ये हैदराबाद आया। हैदराबाद आके वहाँ पे इन लोग ने खाना भी खाया, पैसे भी पेड किए, ऑनलाइन पेड भी है, उसका स्कैनर भी मेरे पास है। और इन लोगों के साथ, इनके साथ कोई और भी था? हाँ, इनके साथ इनका दोस्त जो आरिफ नाम है, मोहम्मद आरिफ, वो था, उसको मैं जानती हूँ, मतलब उसका नंबर दिया था, तो बस उसी को जानती हूँ। बाकी और कितने लोग थे वो मैं नहीं जानती, लेकिन ये लोग 4-5 लोग थे, ये इतना पता चला है। फिर ये हुआ कि जब ये 10 को 11 रात में आया यहाँ पे हैदराबाद में, खाना खाया, फिर इसकी फ्लाइट थी थाईलैंड के लिए। फिर ये सुबह थाईलैंड पहुँच गए हैं। सुबह वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर ये इन लोग को रूम दिया, कोई अपना लोकेशन वहाँ पे दिया हुआ था कंपनी वाले ने, तो ये उसी लोकेशन से रूम पर गए। रूम पे जाके वहाँ पर उसने मुझे बताया था कि यहाँ वालों को इंग्लिश भी नहीं आती है, मैंने लोकेशन मोबाइल पे डाली है, तब वो लोगों ने मुझे यहाँ पे छोड़ा है, इतना मुझे बताया था। तो मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद वो वहाँ रूम पे रहा 12 जुलाई तक, एक रूम पर रहा। सुबह 8 बजे उसने वहाँ से रूम चेकआउट किया। रूम चेकआउट करने के बाद ये बताया कि मैं जा रहा हूँ कंपनी की तरफ। तो मैंने कहा कंपनी में कहाँ, कितनी देर? कहने लगा अब देखो ले जाते हैं, किधर ले जा रहे हैं मालूम नहीं है रास्ता। मैंने कहा ठीक है। फिर ये सुबह 8-9 बजे निकलने के बाद सारा दिन हो गया उसी सफ़र में, फ़ोन हम लोग कर रहे हैं तो यही बता रहा है कि मैं सफ़र में हूँ। हाँ, ये भी बताया था उसने बीच में कि जब होटल पे आया था तो एक बंदा आया था, उसने इनको होटल का खर्चा और खाने का पीने का सब खर्चा उसने दिया था इनको।
वहाँ पे। और उसके बाद जब ये लोग 12 को वहाँ पे पहुँचे हैं तो एक रूम में पहुँचे जिसमें ये लोग 5 बंदे थे। ये बताया कि हम लोग 5 बंदे हैं, हम लोग पहुँच गए, बहुत थके हैं, अब इस टाइम बात नहीं करेंगे, कल बात होगी। फिर 13 को भी बात हुई, नॉर्मली बात हुई दिन भर कि हाँ सब ठीक है, अब कल ऐसा कुछ होगा, कल होगा। फिर मैंने लास्ट नाइट 13 को बात करी कि बताओ तुम्हारा क्या हुआ, वहाँ पे कोई काम बना है तुम्हारा? तो कहने लगा हाँ ऐसा है, हम इस टाइम जो है बहुत रात हो गई है, हम सुबह बात करते हैं। इस तरह से उसने मैं कह के मुझे कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। और हम लोग भी इत्मीनान में थे कि भाई कल बात हुई है, आज करेंगे। तो शाम में जब मैंने उसे कॉल किया तो उसके फ़ोन पे बेल जा रही थी। मेरी मदर ने मुझसे कहा कि आज फ़ोन नहीं आया, तुम उसे फ़ोन करो। जब मैंने फ़ोन किया तो रिंगिंग जा रही थी, मैसेज जा रहा था, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। ये कंटिन्यू इसी तरह से 14 से 15 तक चला मामला। मतलब उनका फ़ोन ऑन था लेकिन बात नहीं हो पाई थी। फिर उसके बाद कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ नहीं। हम लोग बहुत परेशान। 22 जुलाई को पहली कॉल आती है उनकी, उसी के नंबर से, शाम 5:40 मतलब जिया के नंबर से आपके पास कॉल आती है, व्हाट्सएप कॉल आती है। और वो व्हाट्सअप कॉल आती है। मैंने पूछा कहाँ हो तुम के? तो बोलता है कि हम वहाँ हैं जहाँ आए थे उसके बगल में। अब बगल का मतलब ये नहीं है कि रूम के बगल में है या जैसे कंट्री के बगल में है। तो मेरे मुंह से ये निकला कि आप मेमार में हो? बोला हाँ, इतना बोला। अब ये श्योर नहीं है कि वो मेमार है कि नहीं, ये नहीं, लेकिन हाँ मेमार का मैंने जब बोला तो वो हाँ उसने बोला था। तो फिर बैंकॉक की बात कहाँ से निकल के आ रही है? थाईलैंड की बात कहाँ से निकल के आ रही है? थाईलैंड की बात पहले उसने यही बताया कि हम कंपनी ने बैंकॉक बुलाया है। अच्छा, बैंकॉक बुलाया, ठीक है। तो आखिरी बार आपसे उनसे कब बात हुई? और म्यांमार का मैंने इसलिए कहा कि मैंने एम्बेसी वगैरह में जब कंप्लेन करी तो वहाँ से मुझे यही जवाब मिला कि ये लोग यहाँ के रास्ते से, वहाँ की एम्बेसी बता रही है हाँ। कि ये लोग यहाँ के रास्ते से ले जाते हैं। तो मैंने कहा कि वहाँ की कंट्री कैसी है कि किसी दूसरी कंट्री में कैसे ले जाने देते हैं? कहने लगे वो जंगली रास्ते से ले जाने देते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है, जंगल रास्ते से निकालते हैं, म्यांमार पहुँचा देते हैं। ये बात मेरी वहाँ के एम्बेसी वाले से हुई थी। तो लगातार 2 बार फोन आया, उन 2 बार के फोन में जिया से ही आपकी बात हुई? तो जिया ने क्या बताया आपको? जिया ने पहली कॉल में तो यही कहा कि हम यहाँ फंस गए हैं, हमको बचा लो, और 22 लाख की डिमांड करी। 22 लाख बचा लो, इतनी थोड़ी सी बात की, ज्यादा नहीं बात किया। लेकिन आज पहले जिया के फोन आने से पहले एक कंपनी की कॉल आती है अदर नंबर से। पहले जिया के रोने की आवाज सुनाती है, फिर जिया का नाम लिख के भेजती है, उसके बाद इंग्लिश में लिख के भेजती है कि हम इन्हें दूसरी कंपनी भेज देंगे अगर आप कोई मामला तय नहीं करते। ये लिख के भेजा उसने। उसके बाद फिर एक कॉल आती है, उसी से नंबर से कॉल आती है जिसमें वो चीनी लड़की बात करती है कि जिया इस तरह से करके बात करती है। पनौती मतलब क्लियर, हाँ समझ में नहीं आ रहा। उस तरह से वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। तो उस तरह से बात करती है और कहती है 1-2 घंटे में इंतजाम करो, नहीं तो मतलब इनको भेज देंगे, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से उसने बात करके कहा। फिर इसके बाद 10-15 मिनट बाद जिया की कॉल आती है व्हाट्सअप नंबर। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ, अभी रोने की आवाज़, वो बात कर रहा था तो सही था, जैसे रोता हुआ आदमी की आवाज़ होती। मैंने कहा तुम अभी रो रहे थे? बोला नहीं। तो मैंने कहा कि अभी तुम्हारी कॉल एक रोते हुए रिकॉर्ड आई थी। वो कहने लगा कि मुझे नहीं पता। फिर मैंने बताया तुम्हारी कंपनी, अच्छा वो कंपनी कह रही थी, जो अदर कॉल आई थी वो 1 लाख पे मान रही थी। कल को 22 लाख का, आज वो 1 लाख बोल रही कि 1 लाख पे आप जो है भेज दें इंडियन करेंसी, सेटलमेंट कर दें। तो मैंने जया से ये भी पूछा कि ये बताओ तुम्हारी कंपनी कल 22 लाख से 1 लाख पे कैसे आई? बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो वही मांग रहे हैं और यहाँ पे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमको मार रहे हैं कि बस जो भी इंतज़ाम करना है, पैसे का इंतज़ाम करना है कर लो, जैसे भी हो हमको बचा लो, नहीं तो अब हमें लगता नहीं कि हमारी बात होगी घर वालों से। इस तरह से वो बोल रहा था मेरा भाई। अच्छा, ऐसे में 2 दिन से जब जिससे आपको ये जानकारी मिली है तो आपने लोकल स्तर पे पुलिस प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश जी मेरे फादर FIR के लिए गए थाने पे, तो बोले ये यहाँ का मामला नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। 1 दिन गए, 2 दिन गए, और फिर लास्ट में एक तहरीर मांगा, जो तहरीर लिख के दिया तो उस पर हम लोग ने बोला कि आप अपना स्टाम्प लगा के दें मुझे, कुछ तो पता चले कि हमने यहाँ प्रूफ दिया है। तो उस पर बोला कि ऐसा है आप जाके कहीं ऊपर बात कर लें, लेकिन हम FIR नहीं लिखेंगे। ये दरोगा ने मुझसे कहा था। तो FIR नहीं लिखी गई? नहीं लिखी गई। तो अब ऐसे में भारत सरकार से क्या गुहार लगाती हैं आप? मैं भारत सरकार से यही गुहार लगाती हूँ कि मेरे भाई को और भी जो बंधक बनाए गए उन सबको वहाँ से छुड़ा लें। मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरी माँ परेशान है, हम लोग कितने, पूरा घर गमगीन है, कोई किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है। बस यही दुआ है कि हमारा भाई सकुशल वापस आ जाए। मैं अपनी सरकार से यही गुहार करती हूँ कि मेरे भाई को वापस सकुशल बुला ले।
तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपने देखा, आपने उनकी बहन की बातें सुनी, जो परिवार है अगर आर्थिक रूप से बात करें तो इतना मजबूत परिवार नहीं है कि 22 लाख रुपए की व्यवस्था कर पाए। कैसे करेगा एक परिवार जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है, एक 22 लाख रुपए की रकम एक बहुत बड़ी रकम होती है। तो ऐसे में अब परिवार के सामने एक बड़ी विषम समस्या है कि अब वो अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या करें, कैसे करें। ऐसे में उनकी बहन ने तमाम तरह के जो शिकायती पत्र हैं वो भारत सरकार को भेजे हैं और भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है कि उनके भाई को जल्द से जल्द सकुशल भारत ले आए, अपने परिवार के बीच में लाए, क्योंकि परिवार का हाल बेहाल है।